नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों पार्लियामेंट में हंगामा तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कम बवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में इस बात के लिए नाराज हैं कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्यों इतना कूढ़ रखा गया है, इतना क्लिष्ट रखा गया है। क्यों कॉलेजियम किसी के रिजेक्ट करने का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती, या क्यों कॉलेजियम में बैठे जज ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि किसी एडवोकेट का सिलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कुछ जानकारी है, उसे नोट में लिखा नहीं गया है। सिलेक्शन और रिजेक्शन के प्रोसेस में कारण नहीं बताए जा रहे हैं कि आखिर किस कारण से, किस वजह से इन्हें सिलेक्ट किया गया और किसी को किस वजह से रिजेक्ट किया गया। यह सब रिकमेंडेशन को लेकर चल रहा है। अब यह बात केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर की नहीं रही, यानी कि 34 जजों के इस सुप्रीम कोर्ट में एक जज दूसरे जज से सिर्फ बात नहीं कर रहे, बल्कि ये कॉलेजियम के इस ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ, यानी कि कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, वहां बैठे जज जिस तरीके से रिकमेंड करते हैं किसी और जज की नियुक्ति के लिए, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, इस बात की चर्चा अब मंच पर हो रही है। जस्टिस उज्जवल भुइयां, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सेमिनार में बात रखी कि कॉलेजियम में जिस तरीके से नियुक्ति होती है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज की नियुक्ति की जानी है तो या तो वो एडवोकेट होंगे जिनका 7 साल से ज्यादा का प्रैक्टिस का अनुभव होगा, उसे सीधे जज बना दिया जा सकता है, इसके लिए कॉलेजियम रिकमेंडेशन करेगा। या फिर वो हाई कोर्ट के जज होंगे जिनका एक्सपीरियंस है, और हाई कोर्ट के ज्यादातर चीफ जस्टिस को ही सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। इसके लिए भी लंबी कतार होती है, कई जजों का पैनल में नाम होता है, उसमें से किसी को रिकमेंड किया जाना होता है। लेकिन जब आप रिकमेंड करते हैं, यानी कॉलेजियम से रिकमेंडेशन होता है कि इन लोगों को, यानी कुछ वकीलों को, कुछ जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाए, तो उसके बाद सरकार इस पर फैसला लेती है। यह विवाद चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा कि कई ऐसे नाम हैं जिसके बारे में कॉलेजियम ने 5 बार रिकमेंडेशन किया, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सरकार को लगता था कि जिस वकील को जज बनाने के लिए ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं, वो वकील का पिछला इतिहास संदिग्ध है, संदेह वाला है, वो सरकार के खिलाफ, यानी कि सरकार का मतलब किसी पार्टी की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर कभी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो वकील अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए हैं और आज सरकार की बुराई इस आधार पर कर रहे हैं कि उनका माइंडसेट उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो वकील जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर जाएंगे तो उनका माइंडसेट क्या बदल जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बैठे जज यही मानकर बैठे हैं कि पंच परमेश्वर जज की कुर्सी पर बैठे नहीं, कि आपके अंतरात्मा में ये आवाज आई और आपकी आत्मा बदल गई, फिर उसके बाद आप निष्पक्ष हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, हाई कोर्ट में आने से पहले आप क्या कर रहे थे वो आपके फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। यही तो जब सीजेआई चंद्रचूड़ थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चंद्रचूड़ भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने पास बुलाए, उनके घर पर पूजा हुई, गणेश पूजा, भगवान गणेश के सामने दोनों की फोटो सामने आई, और उसके बाद पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो कि कम्युनिस्टों का है, जो कांग्रेस फंडेड इंटेलेक्चुअल वर्क का है, यह सारा एक्टिवेट हो गया और चंद्रचूड़ को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि हर मंच पर इसको डिफेंड करते रहे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी डिफेंड करते रहे। मतलब उसके बाद उन्होंने साबित करना था कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद हम ये नहीं है कि सरकार के पक्ष में फैसला देंगे। और उसके बाद जो उन्होंने फैसले दिए, वो फैसले उनके मन के मुताबिक नहीं थे, बल्कि ये जो वामपंथियों का इकोसिस्टम चलता है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाओ कि सरकार के विरोध करना ही
आपकी निष्पक्षता की पहचान है, उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए, चाहे वो कांवड़ यात्रा के समय का हो, अंतरिम आदेश पारित करना हो, या उससे पहले की सरकार के खिलाफ वक्फ बोर्ड पर टिप्पणी। ये कैसे कई ऐसे फैसले थे जो ये दिखाता था कि चंद्रचूड़ अपने आप को निष्पक्ष साबित करने के लिए सरकार के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। वही सवाल अभी उठ रहा है कि उज्जवल भुइयां, जस्टिस उज्जवल भुइयां, उन्होंने सवाल उठाया कॉलेजियम के ऊपर कि कॉलेजियम अगर रिकमेंडेशन करता है तो उस जज का या उस वकील का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए, और अगर उन्होंने पहले कुछ आपत्तिजनक बातें की है, चाहे आपत्तिजनक किसी एक विशेष वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए, सरकार के लिए हो, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यह ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठ रहा है। ओपन कोर्ट रूम डिस्कशन के बारे में भी उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में जो चल रहा है उसका ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाना, और कोर्ट रूम के अंदर की बातें, बहस, चर्चा, जजों की टिप्पणियां जो बहस के दौरान होती है, यह सारा अगर लाइव स्ट्रीमिंग में सामने आता है तो इसका मतलब है कि उन बातों को फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, उस पर टिप्पणियां की जाती है। जुडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, इसी बात की चर्चा कर रहे थे, लेकिन कॉलेजियम की धज्जियां उड़ा दी, कॉलेजियम के ऊपर सवाल उठाया, और कॉलेजियम के ऊपर सवाल उठाते हुए उन्होंने जिक्र क्या किया, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम पर सवाल उठाते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां सपोर्ट किसका कर रहे हैं और विरोध किसका कर रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं होता। यह भी दिख रहा है कि वो विरोध किसका कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का, और वो उदाहरण ऐसा था जिसमें यह कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कुछ वर्ग विशेष के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, चीटी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, और उसको रेफर कहां किया गया कि यह मुसलमानों के लिए कहा गया था। और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के बारे में जब यह विवाद पैदा हुआ कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वहां पर जाकर एक वर्ग विशेष के लिए ऐसी टिप्पणी की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ सकते हैं। ये इस बात पर सवाल नहीं उठा रहे कि कितने ही जजेज ऐसे हैं जिन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की, और वो संघ के खिलाफ हो सकता है, हिंदुओं के खिलाफ हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो सकता। हिंदुओं के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे बहुसंख्यक समाज को कंट्रोल में रखने की नीति के तहत देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी के तहत नहीं। और वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं जा सकते। हालांकि ये मामला अलग है कि जजों के बीच आपस में कितना झगड़ा चल रहा है इन बातों को लेकर, लेकिन मामला इस बात के लिए है कि उज्जवल भुइयां ने वही सवाल उठाए कि कॉलेजियम में बैठे जजों का रिकमेंडेशन का तरीका क्या होता है। अगर रिकमेंडेशन वो करते हैं और उनके कारण नहीं बताते कि क्यों सिलेक्ट और क्यों रिजेक्ट किया गया, तो फिर कॉलेजियम की जरूरत क्या है। या तो ये चाहते हैं कि कॉलेजियम और एक्सपेंड हो, 5 जजों का कॉलेजियम नहीं हो, ये कॉलेजियम होना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सारे जज, ये इनका पैनल बनना चाहिए, और रिकमेंडेशन के लिए सबके बीच ये सहमति होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि नहीं, ये एक्सपेंड करो, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो, बल्कि एक पैनल बनाओ, बृहद पैनल, जिसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे जो वर्तमान में हैं, और फिर आगे का रिकमेंडेशन करें कि किनको जज बनाया जाना है, प्रमोट करना है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, या किसी एडवोकेट को आगे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज बनाया जाना है, या किसी हाई कोर्ट के कॉलेजियम का हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जानी है। लेकिन इस बीच ये तो सवाल उठा कि कॉलेजियम के खिलाफ ये भी हैं, जिस तरीके से सरकार कॉलेजियम के खिलाफ, जिस तरीके के यहां के लोग कॉलेजियम के खिलाफ, क्योंकि जुडिशियरी में जिस तरह से एक अथॉरिटी साबित करने के लिए कुछ जज वैसे लोगों को भी रेकमेंड कर रहे हैं जिनकी मानसिकता सरकार के खिलाफ रही है। और यह टिप्पणी, टीका, हंगामा केवल एक जजों की बात नहीं है। जस्टिस उज्जवल भुइयां जो टिप्पणी की बात कह रहे हैं कि नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने ऐसी बात कही, उनका निशाना सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर भी है, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक एडवोकेट के मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का उपयोग किया। एडवोकेट जिसको सीनियर एडवोकेट बनना था,
वो हाई कोर्ट से घूमते हुए सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि हमें सीनियर एडवोकेट क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए ये जो बेंच बनी थी जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में, उन्होंने ही ये शब्द निकाला कि कॉकरोच की तरह फर्जी डिग्री लेकर आ गए हैं बेरोजगार युवा, हंगामा क्रिएट करने के लिए, अराजकता पैदा करता है। अब ये सीजेआई है, सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच शब्द का उपयोग किया युवाओं के लिए और फिर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, दीपिका ने बना ली अमेरिका में बैठकर। और उसके बाद विपक्ष का सहयोग मिला, हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, अराजकता जैसे माहौल क्रिएट हुए और उसमें सीजेआई सूर्यकांत हर मंच पर बोलते आए कि नहीं नहीं, हमने तो केवल उन लोगों के लिए कहा था, उन युवाओं के लिए कहा था जो कि फर्जी डिग्री लेकर आते हैं। फिर वो धीरे धीरे बदल गए कि हमने सारे युवाओं की बात नहीं बल्कि इन युवा वकीलों के लिए कहा था जो फर्जी कॉलेज, फर्जी डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन बैकफुट पर तो रहे इस मामले में कि उनके कहे गए उस शब्द के कारण देश में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई और फिर एक मौका मिला सरकार को घेरने की, जबकि सरकार की इसमें कोई भूमिका थी ही नहीं। फिर भी इन लोगों ने जस्टिस सूर्यकांत की बातों को लेकर यहां पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया और उसका नतीजा क्या क्या सामने में दिख रहा है वो सीजेआई सूर्यकांत भी जानते हैं। तो आपस में टकराव तो है, वो कॉलेजियम के उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी है, कॉलेजियम के अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी है, जुडिशरी के भाई भतीजावाद के खिलाफ भी है और एक एक करके जज अब अपनी बात जाहिर कर रहे हैं। कुछ पहले कर रहे हैं, कुछ बाद में कर रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जजों के ये पूर्व और वर्तमान, ये दोनों जजों का एक तबका है जो बार बार ये सवाल उठाकर अब सरकार को ये मौका दे रही है, कॉलेजियम को खत्म करो, स्थितियां बिगड़ चुकी है। यानी कि जज आपस में भिड़े हुए हैं, कॉलेजियम के खिलाफ भिड़े हुए हैं और सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर भी कुछ जज इनडायरेक्टली सवाल उठा रहे हैं टिप्पणियों को लेकर कि जजों को कैसी टिप्पणियां सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए और उनसे क्या उम्मीद की जाती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।